हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने क्या बोलते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से हमने कुछ पढ़ा था। अब हम साइंस से पढ़ते हैं। हम साइंस के पहले पार्ट यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीन पार्ट से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यूके ट्रिपल एससी या उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब मेन बेसिक्स रखते हैं साइंस का, उन सभी को नोट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जो मेरा बुक का सोर्स है वो ल्यूसेंट। ठीक है, ल्यूसेंट से बेस्ट कुछ नहीं माना जाता है। हम ल्यूसेंट से उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो अमूमन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, भौतिक विज्ञान की पहली क्लास हम लेते हैं। ठीक है, यह एक एक करके पार्ट में चलते रहेगा। ठीक है, आज कुछ पढ़ेंगे, कल कुछ। एक ही साथ में पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ, एक ही साथ में जो चीज़ बतानी है वो बता सकता हूँ, लेकिन क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ मिक्सअप हो सकती हैं। ठीक है, तो ना कुछ समझ में आएगा ना कुछ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों, अपने कलीग्स को भी शेयर कर देना और कमेंट कर देना एक प्यारा सा बढ़िया सा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान होता क्या है? ठीक है, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की जो नेचुरल साइंस है उसकी वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा, उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, जो मैटर होता है, मैटर क्या होता है, यानी कि पानी भी एक मैटर है। ठीक है, और लकड़ी भी एक मैटर है। ठीक है, रेत भी एक मैटर है। ये सब क्या है? ये द्रव्य हैं। इसकी और ऊर्जा का जो संबंध बताता है ना, जो परस्पर क्रिया बताते हैं, वह भौतिकी कहलाती है। ठीक है, भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। ठीक है, भौतिकी जो है वो प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ठीक है, जो विज्ञान की अन्य शाखाएं हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट है? भौतिकी पे। भौतिकी का बहुत हद तक जो है रसायन विज्ञान भी, जीव विज्ञान भी, इन्वायरमेंट साइंस भी, ये सभी किस पे डिपेंड है? भौतिकी पे डिपेंड है। ठीक है, अब आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम्स में, और किस हिसाब से पूछता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है मात्रक। मात्रक से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका मात्रक क्या है। मात्रक किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को मापते हैं, जैसे हम लेंथ को मापते हैं मीटर में, हम वेट को मापते हैं लीटर में या किलोग्राम में। ठीक है, हम किसी ताप को मापते हैं केल्विन में, सेल्सियस में, हम विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। तो जो ये पीछे की जो यूनिट्स लग रही हैं, किलोमीटर, किलोग्राम, एम्पियर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सब क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। इससे क्या होती है? किसी राशि को उसकी पहचान दी जाती है कि हाँ, यह राशि है, इतना किलोमीटर चला है, यह राशि है, इसका द्रव्यमान इतना है। ठीक है, तो मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, जिससे उसकी क्वांटिटी की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट, और व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, मूल मात्रक ये होते हैं जो स्वयं से बने होते हैं। ठीक है, और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वह मूल मात्रकों की सहायता से बने होते हैं। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एसएससी या रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। उसमें ऑप्शन होंगे 6, 7, 8, 9। तो वहाँ पे आपने 7 में टिक करना है, ना 6 में, ना 8 में, ना 9 में। ठीक है, भौतिक राशि, चलिए देखते हैं ऐसा ही मात्रक क्या क्या है। भौतिक राशियाँ क्या है? पहले तो सबसे पहले आती है लंबाई। ठीक है, लेंथ। इसका कोई व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, इसका जो है मूल मात्रक है, जिसको हम किस में डिनोट करते हैं? उसको हम मीटर में लिखते हैं। हम कहते हैं ना कि यह 100 मीटर दूर है, ये 200 मीटर दूर है। फिर हम उसकी बड़ी राशि की तरफ जाते हैं तो ये 1 किलोमीटर दूर है, ये 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? संकेत है मीटर। वैसे ही द्रव्यमान, जिसका किलोग्राम, समय सेकंड, ताप का केल्विन। देखो, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये जो 4 हैं, यह आर्ट सब्जेक्ट्स वालों के लिए नए हो सकते हैं, बिकॉज साइंस में ये चीज़ें पढ़ाई जाती है लेकिन आर्ट्स में नहीं पढ़ाई जाती है। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट से भी बिलोंग करते हैं तो ये 4 चीज़ें याद रख लेना कि मूल मात्रकों में जो अन्य 4 होते हैं, पहले तो ठीक होता है, द्रव्यमान होता है, लंबाई होता है और समय होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ताप होता है, टेम्परेचर, विद्युत धारा होता है, ठीक है, एम्पियर, ज्योति तीव्रता होती है, कैंडेला, और पदार्थ का परिमाण होता है, मोल। ठीक है, समय का जो है सेकंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। इंग्लिश में इसको सीडी लिखते हैं। और उसके बाद पदार्थ का परिमाण, मोल।
ठीक है, यानी कि इतने मोल हमने इस पदार्थ की वैल्यू ली है। ठीक है, पदार्थ का परिमाण, कोई पदार्थ है उसको हम लीटर उसमें नहीं ले रहे हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा हम मोल में ले सकते हैं। ठीक है, एसआई के संपूरक मूल मात्रक, संपूरक मतलब इसके समांतर जो होते हैं, जैसे समतल कोण रेडियन। ठीक है, जैसे हम अगर वृत्त की बात करते हैं, समतल कोण की बात करते हैं तो रेडियन इसका संपूरक मूल मात्रक है। घन कोण की बात करते हैं तो स्टेरेडियन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ। अगर कुछ पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन। अगर यूके ट्रिपल एससी की बात करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, कैंडेला। ठीक है, या फिर पदार्थ का परिमाण क्या है, मोल। ठीक है, या फिर लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर। समझ में आते? इसके बाद आगे चलते हैं। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। ठीक है, जैसे ताप को हम क्या कहते हैं, अधिकतर हम ताप को सेंटीग्रेड में ही लेते थे, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में लेते थे। अभी तो नया सेल्सियस हो गया, पहले इसको सेंटीग्रेड बोलते थे। आवृत्ति का था जो कंपन प्रति सेकंड था, सीपीएस था पुराना, अब नया जो है हर्ट्ज हो गया है। पहले इसको सीपीएस बोलते थे, कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, आवृत्ति हम वॉइस को लेते ना, इतने हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ आ रही है। ठीक है, वैसे ही ज्योति तीव्रता का कैंडल शक्ति था, सीपी था पुराना, अब हो गया है सीडी, कैंडेला। ठीक है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी बताई? 7। ठीक है, कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ठीक है, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम खगोलीय पिंड की बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, इनमें क्या होती है, दूरियां काफ़ी दूर होती हैं। ठीक है, तो इस दूरी को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि बहुत अधिक दूरियों या फिर दो ग्रहों के बीच की दूरियों को नापने के लिए हम किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे आंसर आएगा प्रकाश वर्ष का। ठीक है, वहाँ पे आंसर आएगा प्रकाश वर्ष का। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक है, लाइट ईयर अगर इंग्लिश में बात करें तो। इसकी अगर हम वैल्यू बात करें तो प्रकाश वर्ष की वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर थोड़ा टफ पूछ लेता है एग्ज़ाम में अगर कुछ टफ पूछेगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9.1 एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये याद कर लेना। कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ती है, सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। हाँ, पढ़ के जाना एग्ज़ाम में, ऐसा ना हो कि आप वहाँ बिना पढ़े बैठे हैं तो आपको चारों ऑप्शन में से कोई भी पढ़ा हुआ नहीं लगेगा, तो आप वो गलत करके आएंगे। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, तो आपका जो है उत्तर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक। कभी पूछ लिया जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वहाँ पे हम कहते हैं पार्सेक। एक पार्सेक की वैल्यू है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अभी हमने प्रकाश वर्ष पढ़ा था। प्रकाश वर्ष की वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वैसे ही एक पार्सेक की वैल्यू है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है, जबकि एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है। जो बल है, बल का जो सीजीएस पद्धति है ना, सही, सीजीएस मतलब यहाँ पे सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकंड। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में जो बल की मात्रक है वह है डाइन, और एसआई पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वह है न्यूटन, और सीजीएस पद्धति की बात करें तो उसमें फोर्स का जो है डाइन है। 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10⁵ डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10⁵ डाइन। ठीक है, कार्य का मात्रक की बात कर लेते हैं। कार्य का मात्रक जूल है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁷ अर्घ के। ठीक है, 10⁷ अर्घ के बराबर होता है 1 जूल की वैल्यू। ठीक है, और अर्घ क्या होता है? अर्घ जो है सीजीएस पद्धति का कार्य का मात्रक होता है, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाली जो पद्धति है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाली, और अभी हम पढ़ रहे थे मीटर, ठीक है, लीटर,
ठीक है, मीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो इस पद्धति में जो है इसका मात्रक जूल है और कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग है। ठीक है, तो आपको जो है एसआई पद्धति के याद करने हैं जो मूल मात्रकों के रियल हैं। ठीक है, 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। भौतिकों में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों का विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं जिसे नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, आपको बस स्टार्टिंग से याद करना है। डेका हेक्टो, इसको याद ही करना पड़ेगा। डेका हेक्टो किलो मीटर आता है, फिर मीटर के बाद आता है डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, इतना आपको याद करना है। ये गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, आप इतना याद करना, पहला डेका होता है, हेक्टो होता है, किलो होता है, फिर इसके बाद आता है मीटर, फिर उसके बाद आता है डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, अगर आप ऐसे याद नहीं सकते थे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, 1 किलो में कितना होगा? 1 किलो में 10 हेक्टा होगा, 100 डेका होगा, 1000 मीटर होगा, वहीं देसी 10,000 हो जाएगा, सेंटी 1,00,000 हो जाएगा 1 किलोमीटर में। ठीक है, मिली उसके बाद का एक और शून्य बढ़ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट, गति। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बात की थी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, जिसे हम केजी से दिखाते हैं। समय का सेकंड, जिसे एस से। ताप का केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर और ज्योति तीव्रता कैंडेला। पदार्थ के परिमाण का मोल। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आवर्ती का जो है ऐसा ही मात्रक क्या है? हर्ट्ज। ये पूछा जाता है, आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या है? हर्ट्ज। ठीक है, ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडेला। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि आपको लंबी दूरियों को नापने के लिए हम किस यूनिट में लेते हैं, तो वो आएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, फिर ये पूछ लेगा कभी कभी प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगर ज़्यादा ही टफ पेपर आ गया, तो अगर गलती से ये क्वेश्चन आ गया कि 1 पार्सेक की वैल्यू क्या है, तो वहाँ पे फंसना नहीं है। वहाँ पे हमने 3.26 प्रकाश वर्ष कर देना है। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू हमें याद है 9.46 × 10⁻15, तो वहाँ से 3.26 की मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर हमने यही पढ़ा था कि बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है। अभी गलती से पूछ लिया जाता है कि डाइन किसकी सीजीएस पद्धति में क्या बोलते हैं मात्रक है, तो उधर पे कंफ्यूज नहीं होना है। बल जो फोर्स, जो आपके अंदर ताकत है, उसका जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है वह है डाइन, और जो अभी जो चल रही है उस पद्धति में जो मात्रक है वह है न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10⁻5 डाइन। और कार्य की मात्रक की बात करें तो कार्य की जो मात्रक है एसआई पद्धति में वह है जूल, और सीजीएस पद्धति में बात करें तो अर्ग। ठीक है, 1 जूल की वैल्यू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, पहले टॉपिक में कुछ भी नहीं था, इतना सा ही था, इसको आपने लर्न कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं गति की। गति क्या होती है? गति देखो, गति और चाल होती है ना, हम गाड़ी की चाल बताते हैं, गति बताते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। चाल एक अदिश हो सकती है और गति एक सदिश हो सकती है। ठीक है, या फिर चाल सदिश हो सकती है और गति अदिश हो सकती है। पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ अदिश है, कौन सी चीज़ सदिश है? ठीक है, हमने विज्ञान के 3 भाग पढ़े, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। वैसे ही गति के 2 भाग हैं, एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है, ऐसी राशि हैं जिनमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, सिर्फ परिमाण मैटर करता है। परिमाण का मतलब है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू मैटर करती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा का मैटर नहीं है, जिसमें दिशा मैटर नहीं करती है। ठीक है, दिशा जरूरी नहीं है, तो वह क्या कहलाती है? अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान है, ठीक है, वेट, हम किसी चीज़ का वेट लेंगे तो उसमें दिशा क्या बताई जाएगी? दिशा कुछ नहीं, उत्तर, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ कुछ बता रहा है? नहीं बता रहा है ना। तो द्रव्यमान क्या है? एक दिशा है। हमने सिर्फ चाल की बात करी, चाल में हमें पता है चाल इतनी है, कि कहाँ को है ये थोड़ी ना पता है। आयतन किसी चीज़ का रखा है, उसकी भी दिशा थोड़ी ना पता है। तो ये सारी राशियाँ क्या है? अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, विद्युत धारा, टेम्परेचर, दाब। ठीक है, स्पेशल नोट दिया है, विद्युत धारा, टेम्परेचर और
दाब, प्रेशर, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, अदिश राशियाँ वो होती है जिसमें दिशा का मैटर नहीं होता है, दिशा नहीं होती, वो अदिश राशियाँ कहलाते हैं। उसके बाद आती है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वैसी राशियाँ भौतिक राशियाँ हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग दिया है, वेग कैसे होगा? अगर कोई चीज़ एक चीज़ में दौड़ रही है, वो एक दिशा की तरफ को दौड़ रही है ना, तभी तो उसका वेग पता चलेगा कि हम हाँ उस गाड़ी का वेग निकालना है, वो उधर की तरफ जा रही है, यानी कि दिशा है और परिमाण भी है कि इस स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सदिश राशि। विस्थापन, अब आपने यहाँ से उधर जंप मारी, ठीक है, तो हमसे बोला विस्थापन बताओ और ये बताओ सदिश सदिश है, तो हम बोले विस्थापन हुआ 3 मीटर का, और सदिश है या अदिश है, हम बोलेंगे सदिश है क्योंकि इसने उत्तर की तरफ जंप मारी है या पूरब की तरफ जंप मारी है या पश्चिम की तरफ जंप मारी है। आई होप सदिश और अदिश में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट है दूरी। दूरी किसे कहते हैं? किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय में एक फिक्स समय होगा, उसमें आपके द्वारा जो तय किया गया जो मार्ग होगा, जो विस्थापन होगा, उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हैं और 5 मिनट बाद आप उठ के घूम फिर के एक दूरी पे चले गए, एक दूसरे बिंदु पे चले गए, तो उस दूसरे बिंदु और पहले बिंदु के बीच की जितनी भी लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, और विस्थापन की बात करें, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर है। ठीक है, विस्थापन कहते हैं जिसे दो बिंदुओं के बीच की लंबवतन दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ये टोटल डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अगर वृत्त है, ठीक है, ये ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे आपको वृत्त दिया गया है, आपसे बोला एक वृत्ताकार पथ पर चलो, आपने यहाँ से चलना शुरू किया और वापस यहाँ से इतना चल के आप इधर ही आ गए, तो यहाँ पे ये बताओ कि आपका विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन आपका यहाँ पे हुआ 0। ठीक है, आपने यहीं से चलना किया था शुरू और यहीं पे आ गए वापस, तो विस्थापन क्या रहेगा? 0। अगर आप यहाँ से चले और यहाँ पे रुक गए, तो आपका विस्थापन क्या होगा? ऐसे काउंट नहीं होगा विस्थापन, विस्थापन सीधे लंबवतन दूरी। ठीक है, इस दूरी को क्या कहेंगे? हम विस्थापन कहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में कितनी दूरी वो तय करता है, उसको हम चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, दूरी बट्टा समय टी। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक भी क्या है? मीटर पर सेकंड है। उसके बाद आता है वेग की। वेग क्या होता है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर, विस्थापन की यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की दर है, रेट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि चाल और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, जो उसकी दूरी निश्चित दिशा की प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड है। ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है चाल और वेग का। ठीक है, इसमें सिर्फ सदिश और अदिश का अंतर होता है। ठीक है, त्वरण की बात करते हैं। एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, त्वरण पूछेगा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। आपने बाइक शुरू की, आपकी बाइक रेस्ट मोड में है। ठीक है, 0 उसकी स्पीड है, आपने स्टार्ट की और एक स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर धीरे उसकी स्पीड बढ़ी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो 40 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के बीच में डिफरेंस है ना, यानी कि 10 से 40 पहुंचने में जो आपने एक्सीलरेट किया गाड़ी को, हम एक्सीलरेशन देते हैं ना, जब हम बाइक चलाते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एक्सीलरेशन देते हैं, तो वही त्वरण है। यानी कि अंतिम जो आपकी गति है और प्रारंभिक जो गति है, उसके बीच का अंतर जितने समय में किया गया है, उसका दर जो है आपका त्वरण कहलाता है। नहीं आया होगा समझ में? चलो ऐसे देखो, अगर आपकी अंतिम स्थिति, आपकी अंतिम जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और प्रारंभिक स्पीड थी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना करने में आपको 3 मिनट का समय लिया। ठीक है, तो आपका एक्सीलरेशन बताओ कहेंगे, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 40 माइनस 10 30 पर 3 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? आपका त्वरण हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा।
ठीक है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। ये भी 2 तरह का होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। और यदि एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। आप एक वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं, आपने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे रुके, फिर चले, यहाँ रुके, फिर चले, फिर यहाँ रुके। अगर ऐसे रुक रुक के चल रहे हैं तो आपकी क्या है, वृत्तीय गति है, ठीक है। अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे पहुँचे, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कोणीय वेग। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप देख लो। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूम जाती है उसे कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, ठीक है। जैसे एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ में आप यहाँ थे पहले, ठीक है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, आप यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो इसका जो ये है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो आपने ये जो कोण है ये इसको हम ओमेगा से दिखाएंगे तो थीटा अपॉन टी, ठीक है। तो यही है इसका फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, चलो बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतने में ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। आज हमने 2 यूनिट यानी कि दूसरी यूनिट का हमने आधा पढ़ लिया। कल हमारा नया टॉपिक होगा न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इस नियम पर आपकी फ़िज़िक्स का लगभग 1/4 हिस्सा काम करता है, ठीक है। तो इस नियम को हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब, अपने ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कॉम्पिटिशर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए, ज़रूर सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।